नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। सुबह के 5 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, या कोई भी परीक्षा हो, वो सभी के लिए ये करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर या फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट आप चैनल पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर भी कर दीजिए। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न मिलेगा, यहीं से तक्षशिला है ये। 17 सितंबर सुबह के 5 बज चुके हैं। मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर और कोच हूं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोज सुबह 7 बजे आपको इंडियन पॉलिटी की क्लासेस मिलती है और आज सुबह 7 बजे आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो 11 बजे आपको हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता से टॉप 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। प्रश्न है, नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा पीयूष गोयल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। ए जो है वो आपका राइट आंसर है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो नवगठित व्यापार बोर्ड की पहले बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये व्यापार विकास और संवर्धन को व्यापार बोर्ड के साथ जो है वो क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। किसको? व्यापार विकास एवं संवर्धन बोर्ड को किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो व्यापार विकास एवं संवर्धन बोर्ड को अगर हम बात करें तो इसको जो है वो व्यापार बोर्ड के साथ, परिषद को किसके साथ? व्यापार बोर्ड के साथ जो है वो क्या कर दिया गया है? आपका विलय कर दिया गया है। और इसके साथ ही नए व्यापार बोर्ड का जो है वो गठन किया है। और व्यापार मंडल की जो पहली बैठक थी, उस पहली बैठक में पहली बार अगर हम बात करें तो 29 जो है वो गैर सरकारी सदस्यों ने जो है इसमें भाग लिया। कितना? 29 गैर सरकारी सदस्यों ने जो है इस बैठक में भाग लिया। ठीक है, तो ये चलिए पहला प्रश्न था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। और इस प्रश्न के साथ जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जो मैं आपको डिटेल वन लाइनर के अंदर बता रहा हूं, तो इसको जो है वो आप नोट भी करते चलिएगा कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके पास एक तरह से अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो है वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा कि हम अपने आगामी परीक्षाओं में जो है इसके ऊपर चर्चा करें, इसके ऊपर हम क्या करें, बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर 70 अंडर 17 चैंपियनशिप का जो है वो खिताब जीता है? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न क्या है? SAFF। ठीक है ना? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न अब आ गया है। किस देश ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF अंडर 17, ठीक है ना, U17 चैंपियनशिप का जो है वो खिताब जीता है? वो आपको बताना है। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या भारत? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा करेक्शन था जो कि मैंने कर दिया है। SAFF के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडर 17 यानी कि U17 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बताना है कि किस देश ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF U17 अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। दोस्तों, आपके दिमाग में अगर उत्तर में भारत होगा तो आप सभी के उत्तर जो है वो सही है, क्योंकि भारत ने ही हाल फिलहाल में जो है वो किसको हराया है? तो भारत ने जो है वो किसको हराया है? तो भारत ने नेपाल को यहां हराया हुआ है और नेपाल को हरा के जो है ये अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब को जीता है। भारत ने अगर हम बात करें तो श्रीलंका के कोलंबो में रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है वो क्या किया है? इसको हराया। तो इस मैच के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैच कहां हो रहा था? तो ये जो पूरा का पूरा कंपटीशन हो रहा था वो श्रीलंका के
कोलंबो में, यानी कि श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो, वहां ये हो रहा था। और हो कहाँ रहा था, तो रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा मैच जो है वो देखने को हमें मिल रहा था। रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ, कोलंबो श्रीलंका, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसके लिए अगर हम देखें तो भारत की तरफ से जो खिलाड़ी थे उसमें बॉबी सिंह, कोरी सिंह, वनलाप पेका गुइटे और अमन, ये जो हैं इन्होंने एक एक गोल जो है वो इसके लिए किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न ये है, माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट में भारत के किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें की गई? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली रेंज या उत्तर पूर्व हिमालय? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों कई बार हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में इस सेक्शन को पढ़ा है। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट अगर आपके दिमाग में उत्तर आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल जो है सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गाडगिल, माधव गाडगिल की और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के खिलाफ जो है एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी। और ये जो जनहित याचिका जब दायर की गई थी तो वहीं से ये न्यूज बन गया है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ अब आपके स्क्रीन पर दिमाग में एक प्रश्न ये बना होगा कि सर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है क्या। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कि ये भारत का जो है वो आपको नक्शा देखने को मिल रहा है। और भारत का ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका पश्चिम तट का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये आपका पूर्वी क्षेत्र का देश है, क्षेत्र है, ठीक है ना। कोस्टल एरिया है, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जिसको कि हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पश्चिम का क्षेत्र है जिसको कि हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। अब ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट, तो इसको जब भी आप देखोगे तो आपको मॉनसून याद आएगा कि मॉनसून की एंट्री जो है वहीं से होती है। काफी इको सेंसिटिव जोन है दोस्तों। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए जो है इस पर माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनी थी जो कि इस एरिया के संरक्षण के लिए जो अपनी रिपोर्ट दी। अब इसी रिपोर्ट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है, ठीक है ना। अब ये जो आपके जनहित याचिका दायर करने वाले के बारे में अगर हम बात करें तो केरल के गैर लाभकारी किसान कृषक शब्दम ने क्या किया था कि इन दोनों के खिलाफ जो है रिपोर्ट, जो ये समिति की जो रिपोर्ट थी इसके सिफारिशों को जो है वो लागू नहीं करने के लिए जो है वो जनहित याचिका, यानी कि माधव गाडगिल समिति, देखिए इन दोनों समितियों की अगर हम बात करें तो कुल इन समितियों ने जो पूरी की पूरी बात कही वो यही कही थी कि देखिए पश्चिमी घाट जो है वो आपका इको सेंसिटिव जोन है। और पश्चिमी घाट जो कि इको सेंसिटिव जोन है वहां किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि की जाती है जो गतिविधि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है तो क्या हो सकता है, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम जो है वो तहस नहस हो सकता है या उसके जो है खराब हो जाएगा। अब कृषक शब्दम ने जो है वो पश्चिमी घाट के इकोसिस्टम जो जोन है उसमें लगभग अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है तो ये 59,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है। नॉर्मली इसको हम 58,885 के आसपास कहते हैं, मोटा मोटी हम इसको 59,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो ये एरिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके लिए जो है ये बात की गई है कि जो भी इस जो कमेटी थी माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति ने इस क्षेत्र को जो संरक्षण करने के बारे में बात की थी उसको जो है वो क्या कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है ना। इस पर ये पूरी की पूरी जो है वो बात हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लिखित में से किसने भारत के पहले उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह HPS, ठीक है ना, HPS मतलब उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह है ना। चलिए ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, यूजर्स कम्युनिकेशन इंडिया। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ जो ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। ये यूजर्स नहीं होकर क्या है, ये आपका यूजेस है, करेक्शन है, टाइपिंग एरर है ना। क्या है, यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल ब्रॉडबैंड या रिलायंस कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है, राइट आंसर क्या होगा इस पर आपको बात करना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी आंसर जो है, जिनके दिमाग में हो सकता है कि आंसर आ चुका हो, यूजर्स कम्युनिकेशन इंडिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। यूजर कम्युनिकेशन इंडिया जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो SCI के नाम से भी जो जाना जाता है, और ये भारत की पहली जो है वो उच्च प्रवाह क्षमता उपग्रह यानी कि HPS ब्रॉडबैंड सेवा जो है, ठीक है ना। अब ये बात करें दोस्तों तो ये HTS ब्रॉडबैंड जो सेवा है ये इसरो के द्वारा जो है, इसरो जो कि उपग्रह जो आपका प्रक्षेपित करती है उसी के द्वारा जो है संचालित है। और ये सबसे दूरस्थ स्थानों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है ये प्रदान करेगी। यह सामुदायिक इंटरनेट एक्सेस के लिए वाईफाई, हॉटस्पॉट
आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड, ये सारी सारी सुविधा जो है वो प्रदान करेगी। तो जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? चीन, जापान, रूस या भारत? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, उपभोक्ता पूछा है, उत्पादक नहीं पूछा है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? चीन, जापान, रूस या भारत? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि भारत, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और भारतीय बाजार में अगर हम बात करें तो जो प्राकृतिक रबड़ की जो कीमत है उसके बारे में ये कहा गया है कि पिछले 16 महीने की अगर हम बात करें तो इस पिछले 16 महीने में जो इसका मूल्य था, जो इसका प्राइस था, इस प्राइस के हिसाब से देखें तो सबसे कम प्राइस के ऊपर जो है ये आ चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे कम प्राइस की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर जो है ये रबड़ आ चुका है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। और प्राकृतिक रबड़ की जो कीमतों में जो गिरावट हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रबड़ की जो डिमांड होती थी वो चीन में होती थी। अब चीन ने क्या किया है कि प्राकृतिक रबड़ की डिमांड को जो है वो कम कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से यूरोप में ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से आयात कीमतों में गिरावट हुई, काफी सारे कारण आपके इसके देखने। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत प्राकृतिक रबड़ का अगर देखें तो पांचवा सबसे बड़ा जो है उत्पादक है। ठीक है ना, तो उत्पादक के क्षेत्र में देखें तो उत्पादक में अगर जो है वो तो वर्ल्ड का जो है वो फिफ्थ जो है वो लार्जेस्ट जो है वो क्या है? आपका प्रोड्यूसर है। किसका प्रोड्यूसर है? आपका रबड़ का, नेचुरल रबड़ का जो है प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्पादक तो हमने देखा फिफ्थ में है, लेकिन उपभोक्ता कंज्यूमर के बारे में बात करें तो कंज्यूमर में जो है वो कितने हैं? सेकंड पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है। कौन? भारत। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये है, कैसा लग रहा सेशन जरूर बताइएगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन हम इसलिए लेकर आते हैं तक्षशिला सर्व द नेशन पे, क्योंकि इससे जो है आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा। और आप बहुत बेहतर तैयारी जब करेंगे तो बेहतर परिणाम तो आएंगे ही। तो 5 बजे ये, 7 बजे पॉलिटी और 11 बजे हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की परीक्षा करने वाले भी स्टूडेंट जो है वो इस सेशन का जो है वो आप लाभ उठाते रहिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट, ठीक है ना, 35 एट द रेट, ठीक है ना, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। 35 वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन बचाती है, ओजोन की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने मतलब दिमाग में तो आ ही गया होगा कि यही होगा, क्योंकि सर ने जो है थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर दिया है, तो दिमाग में यही आया होगा कि यही प्रश्न जो है वो होगा, उत्तर जो है वो होगा। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप जान ही रहे हैं कि 16 सितंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। और ओजोन दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो ओजोन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, जब हम अपने वायुमंडल की परतों पे बात करें तो वायुमंडल में सबसे नीचे क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर हमें समताप मंडल देखने को मिलता है। इसी समताप मंडल में एक परत है किसकी? ओजोन की, यानी कि O3 की। अब ये O3 क्या करता है कि सन से जो आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, इन यूवी किरणों को जो है वो अवशोषित कर लेता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक ना पहुंचे, क्योंकि ये पृथ्वी के धरातल तक पहुंचेगी तो तरह तरह की बीमारियां जो है, जैसे स्किन पे अगर पड़े तो स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स के ऊपर पड़ेगी तो प्लांट्स के जीनोम में जो है यानी कि उसमें जेनेटिक परिवर्तन लेके आ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं से भी अगर हम देखें तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है नुकसानदेह है। लेकिन 70 के दशक में हमने क्या देखा था कि 70 के दशक में एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो विश्व के लिए हो गई थी। और वो चिंता क्या थी कि ओजोन परत पे या ओजोन का जो लेयर है उसमें छिद्र होने लगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1984 में एक प्रोटोकॉल आया जिसको कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और 1984 16 सितंबर जिस दिन इस बात के लिए जो बात की गई, क्या बात की गई कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम क्या करेंगे, उन सभी रासायनिक गैसों का जो है वो प्रयोग करना बंद करेंगे, जिसके चलते ओजोन परत को जो है ह्रास हो रहा है। उसके बाद आगे चल के वियना कन्वेंशन आया, ठीक है, और बहुत सारी आगे बातें हुई जिसमें ओजोन परत को जो है वो क्षरण करने से बचाने के क्षेत्र में जो है हम काम करें। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर एक बात आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये है अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या राफेल नडाल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों मेरा तो प्लेयर ये बड़ा ही पसंदीदा प्लेयर है रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर ने जो है वो क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है ना। तो अगले हफ्ते अगर हम बात करें तो 23 से लेकर 25 सितंबर तक जो है वो लेवर कप 2022 का समापन होगा। कौन सा कप? लेवर कप। अब हो सकता है, देखिए, एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हाल ही फिलहाल में रोजर फेडरर ने टेनिस से जो है वो संन्यास लिया है, पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है। उनका जो अंतिम जो कप था जिनमें उन्होंने प्रतिभागी बने हुए थे, वो कौन सा था? तो नाम रखिएगा लेवर कप 2022 जो है वो अंतिम, अगर हम बात करें तो पेशेवर टेनिस जो है इनका गेम था, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, संन्यास लेने की घोषणा की। और एक चीज और भी है, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि भविष्य में वो ग्रैंड स्लैम या टूर पर है या नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया कि दूसरे जो गेम है वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आपके दिमाग में आंध्र प्रदेश उत्तर है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है क्या? तिरुपति। कौन सा जगह है? तिरुपति। तो तिरुपति में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत की पहली लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र का जो है वो शुरुआत करने के बारे में बात की गई है। और इसकी स्थापना जो है, इसके बारे में ये कहा गया है कि इसमें जो खर्च लगने वाला है वो 165 करोड़ के आसपास का जो है वो खर्च लगेगा। और यह 2015 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ गए थे तो इसके बारे में उन्होंने बात कही थी। और 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह जो है वो यहाँ स्थित है, जिनमें से एक जो है आपका ये समूह आपको जो देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? ठीक है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या एक सेकंड डी ऑप्शन हम दे देते हैं। ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या अजीम प्रेम जी। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों अडानी अडानी सुनते हुए आपको पता तो चल ही गया होगा कि गौतम अडानी जो है वो फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, वो लुई वुइटन के वर्नाल्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर, किसको? वर्नोल्ड अर्नोल्ट, याद रखिएगा। ठीक है ना। इनको पछाड़ के जो है वो क्या हो चुके हैं, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर जो है व्यक्ति बन गए हैं। और अडानी की जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? 1539 बिलियन यूएसडी, यानी कि 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है। जबकि अर्नोल्ड की जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? तो 153.7 बिलियन यूएसडी। बहुत पैसा है भाई इन लोग के पास। और गौतम अडानी अब बिजनेस मैग्नेट एलोन मस्क से ही बस पीछे हैं। पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सवेरे सवेरे पैसा रुपया की बात हो रही है, हाँ? अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की? ताइवान, यूक्रेन, अफगानिस्तान या इजराइल। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिनके दिमाग में उत्तर आ गया होगा यूक्रेन, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है, जो बाइडन। तो जो बाइडन ने क्या कहा है भैया, जो बाइडन ने 600 मिलियन डॉलर के हथियार की घोषणा की है, किसके लिए? यूक्रेन के लिए। और इसमें वो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देंगे, क्लेमोर माइंस नाइट विजन गॉगल्स देंगे, यानी कि रात में जो अंधेरे में देख सके, माइनिंग क्लियरिंग इक्विपमेंट्स देंगे। अमेरिका के अनुसार ये यूक्रेन को अपनी उभरती हुई युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन करंट अफेयर्स का। कैसा लगा करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन, जरूर बताइएगा। ये सेशन जो है वो कल रात यानी कि 16 तारीख को रात तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब का जो है वो संग्रह था आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं 7 बजे
फिर 9 बजे और फिर 11 बजे की क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप सभी को आज 17 सितंबर है, यानी कि विश्वकर्मा पूजा है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।